हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ASZ अकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 साइंस का जो हम लोग का पेपर हुआ है 824 CJ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब पेपर हुआ हमने आपका पेपर देखा। पेपर काफ़ी इजी और काफ़ी छोटा और इजी आया था। ठीक है, आपको अगर आपने साल भर पढ़ाई अच्छे से की होगी और हम लोग की वीडियोस को अगर आप रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपका गारंटी है कि कम नंबर आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जितना भी इसमें क्वेश्चन आया है आपको ये क्वेश्चंस आपको अपने मॉडल पेपर या अनसॉल्व सीरीज में आपको हम बताया ही गया है। ठीक है, हमने खुद आपका पेपर देखा है, काफ़ी इजी पेपर है। तो चलिए देखते हैं और आप लोग भी अपना आंसर मिला दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग का यही पेपर है 824 CJ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं और जिससे आप लोग को देखने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए पहला क्या है, इसमें किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, बिंब की स्थिति कहाँ होगी। देखिए आपको ये क्वेश्चन हम कराए थे और आपको बोले थे कि ये ऐसा क्वेश्चन आने का एकदम चांस बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको इससे अलावा और क्या पूछेगा MCQ में। देखिए आपका अवतल दर्पण यहाँ पे बोला है। ठीक है, अब अवतल दर्पण आपसे बोला है, यहाँ पे आभासी बोला है, तो आपको इतने में ही समझ जाना चाहिए अवतल दर्पण में आभासी कब बनता है, जब बिंब कहाँ होता है, ध्रुव तथा फोकस के मध्य होता है। तो देखिए कहाँ है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दूसरा देखिए क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी देखिए -15 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या है, -15 है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो देखिए फोकस दूरी माइनस किसकी होती है, अवतल दर्पण की और अवतल लेंस की। तो इसमें क्या होगा, दोनों अवतल होगा। ये सब क्वेश्चन देखिए आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको हमने अपने अनसॉल्व सीरीज में ये सब क्वेश्चन कराया हुआ है और आप अगर उसमें देखेंगे तो आपको हमने अच्छे से बताया हुआ था और आपको बोला था कि ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला देखिए क्या है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आप लोग किसका पसंद करते हैं, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस पसंद करते हैं। देखिए ये सब आपका इजी काफ़ी क्वेश्चन आया था और आपको हमने बोला था कि ये सब प्रश्न आएंगे और आपको इसका हमने सटीक आंसर भी बताया था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा तो आपका ये सब आंसर सही होगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्या है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। तो हमने आपको बोला था, देखिए अगर ऑप्शन में आपको रेटिना नहीं मिलेगा तो आप क्या लगाएंगे, दृष्टिपटल। ठीक है, और देखिए आपको हमने बोला था कि रेटिना वो नहीं ही देगा, वो दृष्टिपटल ही देगा, क्योंकि आपको रेटिना देगा तो वो 90% स्टूडेंट्स बता ही देते हैं रेटिना होगा, जो थोड़ा सा भी पढ़े होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको हमने बताया था कि यहाँ पे दृष्टिपटल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी और पार्श्व क्रम में संयोजन के दौरान उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने आपको जो कल मॉडल पेपर आपको बताया था UP MSP का मॉडल पेपर, उसमें देखिए ये क्वेश्चन था, हमने आपसे बोला था कि ये क्वेश्चन आपका गारंटेड पेपर में आएगा और देखिए आया है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1:4, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला देखिए क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र है। देखिए आपको हमने बार बार बताया था कि ये सब क्वेश्चन इजी हैं और काफ़ी बार पूछे गए हैं और अगले बार भी पूछे जाएंगे। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो देखिए सही वर्णन कौन सा कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, ये नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समांतर होती हैं, ये भी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं, ये भी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार पर होता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। और देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी है और आपने अगर थ्योरेटिकल अगर पढ़ा होगा, आपने अगर क्लास में या फिर अपने आप से आप जहाँ से भी पढ़ रहे थे, अगर आपने वहाँ पे अगर क्लास में देखा होगा तो ये क्वेश्चन हर कोई आपको बताता ही है और ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। अगला देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे इरेज कर देते हैं हम लोग इसको पहले। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है और इसका pH मान होगा। देखिए ये सब कितना इजी प्रश्न है। अब लाल को नीला कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्षार है, और क्षार कब होता है, जब 7 से अधिक होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, जिंक चूर्ण तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएं। देखिए आपको कल की वीडियो में क्या आपको जब भी हमने आपका मॉडल पेपर या अनसॉल्व सीरीज सॉल्व कराया होगा, आपको ये क्वेश्चन जरूर उसमें आ ही जाता है, H2SO4 प्लस Zn। तो यहाँ पे बनाता है आपका क्या, Zn SO4 प्लस H2।
और आपको हमने बोला था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। और देखिए आया भी है, जिंक चूर्ण माने Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल माने H2SO4। तो अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकाल रही है? हाइड्रोजन गैस। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका पेपर बहुत हार्ड नहीं आया था। अब जरूरी आपका अगर नंबर कम आ रहा है तो उसमें पूरी गलती आपकी है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, और जिन बच्चों का अच्छे से नंबर आ रहा है उनको काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेसन है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, एक देखिए अगला देखिए, अब ये सब आपसे कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र अगर आपने थोड़ा सा भी अगर क्लास में पढ़ा होगा तो आप जरूर बता देंगे, CnH2n-2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए एल्डिहाइड का प्रकात्मक समूह है, तो देखिए CHO होता है, तो CHO है। ठीक है, ये एल्डिहाइड हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो देखिए अम्ल क्या है, जैसे H2SO4 है और Zn विस्थापित करता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपको ए सही दिख रहा है, MgZn। ठीक है, ये सब आपका अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? तो किसमें कीटोन है? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बस जुड़ा है, तो ये गलत है। यहाँ पे CH3 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अल्कोहल आ गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला देखिए क्या है, तो देखिए अगला नंबर आपका प्रश्न क्या है, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का है? तो उत्सर्जन तंत्र में आप लोग जानते हैं वृक्क मतलब किडनी जो है वो उत्सर्जन का कार्य करती है। ठीक है, ये सब काफ़ी इजी प्रश्न है। ठीक है, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट में विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए आपको बार बार आपको ये प्रश्न बताया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण देखिए पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक है, पुनरुद्भवन या पुनरुज्जनन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, मतलब जीव अपने से ही अलग पैदा कर देता है अपने से ही। ठीक है, तो उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। निम्न में से कौन सा बीज में परिवर्तित होता है? तो बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण की सूचना कहलाती है वो जीन होता है, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती हैं वो जीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देखिए कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम माने मानव निर्मित, तो देखिए आपको ऑप्शन में ही बताया मानव निर्मित कृषि भूमि, तो ये आपका कृत्रिम में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? अब देखिए थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन मानवों में पाया जाता है तो पादप नहीं है, जाहिर सी बात है। जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ये सब पादप हार्मोन है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें से MCQ आपने मिलाया। जिन बच्चों का समझ लीजिए MCQ में अगर 18, 19, 20 सही होता है उनका पूरा पेपर मान लीजिए अच्छा ही होता है, मतलब क्योंकि आप देखिए MCQ जो होता है आपका वो आप अगर बेस अगर आप पढ़े हैं तभी कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हवाई में अपने एटीट्यूड में कुछ भी पढ़े हैं तो आप कर लेंगे। MCQ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप MCQ की प्रैक्टिस जरूर लगाया कीजिए। तो देखिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे आप देखिए ये आपका पेपर इंग्लिश में है, आपका इंग्लिश हिंदी में आता है तो वही क्वेश्चन इंग्लिश में है सब। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ से आपका थ्योरेटिकल प्रश्न शुरू हो गया। अब देखिए थ्योरेटिकल प्रश्न में आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आपको ये क्वेश्चन जो पहला ही क्वेश्चन है आपको हमने ये कई बार प्रश्न कराया है। एक अवतल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सब क्वेश्चंस आपको हमने अपने मॉडल पेपर सीरीज में, अनसॉल्व सीरीज में आपको मतलब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको हमने आपको हर वीडियो में आपको मतलब ज़्यादातर हर वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बताया ही है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हमने कराया। देखिए साइन आई अपॉन साइन आई, स्नेल्स लॉ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यही क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पे दिया है। फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति 20 सेमी की फोकस दूरी को स्पष्ट नहीं पढ़ पाता और पुस्तक को 25 सेमी दूरी पे, तो आपको यहाँ पे भी लेंस सूत्र लगाना है, क्योंकि देखिए आपको बताया गया था कि जब कोई दृष्टि दोष होती है तो उसमें लेंस सूत्र ही होता है, क्योंकि दृष्टि दोष किसके कारण होता है? नेत्र लेंस के कारण, नेत्र लेंस की फोकस दूरी के कारण। तो आप यहाँ पे अगर लेंस सूत्र लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरा क्या है, प्लस 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो P बराबर क्या होता है, P/2, D बराबर क्या होता है, P/2। आप वही फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर। देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, 2-2 नंबर में ये सब प्रश्न आपको काफ़ी अच्छा आपके पास एडवांटेज था ना आपको करने के लिए। ठीक है, अगर आपने किया है तो आप बहुत अच्छी बात है, आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है,
देखिए अब अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, अगला देखिए क्या है, यदि किसी तार को बीच से मोड़कर दोहरा करने के साथ मरोड़ दिया जाए तब उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो अब मरोड़ो चाहे जो करो, प्रतिरोध क्या होगा, वही होगा। और देखिए आपका बात ये वहाँ पे अब प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध की बात की जाती है, अगर प्रतिरोधकता की बात की जाती है यानी रो की बात की जाती तब आप चेंज कर देते, ठीक है। अगला देखिए क्या है, देखिए ये सब काफ़ी इजी प्रश्न है। और ये देखिए आपका दो प्रतिरोध 3 तथा 5 ओम का है, इससे इन्हें किसी लेंस से इसे सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। तो देखिए आप देखिए यहाँ पे समांतर क्रम में है, तो जिसमें ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट जाएगा वो ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो देखिए आपका सब क्वेश्चंस काफ़ी इजी था। 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़िए, पार्श्व क्रम में जोड़िए और उनका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। देखिए आपको तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कई बार आपको बताया गया था कि क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए आपका काफ़ी इजी प्रश्न आया था सब, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ाया न गया। देखिए आपको कल की वीडियो में हमने आपको बताया था चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्यों। देखिए कल के मॉडल पेपर में ही आपको ये प्रश्न बताया गया था, ठीक है। देखिए ये सब काफ़ी इजी प्रश्न है और आपने आई होप अच्छे से किया होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपका देखिए ये सब क्या प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो एथेनोइक अम्ल का बनाना है, यानी एथ माने 2 कार्बन, ओइक अम्ल लगा दीजिए, 1 क्लोरोप्रोपेन, ब्यूटेनोन, 2 और पेंटेनोन। तो ये सब काफ़ी इजी प्रश्न था, ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो धातुओं जो मिश्रित धातुओं से बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। ये कॉपर सल्फेट से कॉपर धातु किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए ये सब आपका काफ़ी इजी प्रश्न आया था। यहाँ पे देखिए अब अगला क्या है, देखिए निम्नलिखित में अब देखिए आपको टिप्पणी लिखने के लिए आया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया पे आपको कितनी बार टिप्पणी हम करा चुके हैं, आप अगर देख रहे होंगे तो आपको खुद मालूम होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो आप पक्का आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप काफ़ी अच्छा नंबर लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन कई बार कराया गया है। उदासीनीकरण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीएच का मूल्य, ठीक है, अथवा निम्नलिखित में जल से अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखिए, एल्युमिनियम का, कैल्शियम का, आयरन का। तो सबसे अच्छा आपके लिए क्या था कि आप 7वां नंबर प्रश्न करते कौन सा, कि आप टिप्पणी लिख देते। लेकिन जिन बच्चों ने ये भी लिखा है उनका गलत नहीं होगा, ठीक है, जिन बच्चों ने ये लिखा है वो उसका भी गलत नहीं है। अगला देखिए क्या है, आप देखिए कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। देखिए तो आपको ये सब क्वेश्चंस को लिख के एकदम बाकायदा प्रोवाइड कराया गया था कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और इसके लाभों को बताइए। और फिर अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो स्नेपेंस और ऑक्सीन पे आया है, आपको ये हार्मोन्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, पारितंत्र में को परिभाषित कीजिए, तालाब पारितंत्र को विभिन्न घटकों में संक्षिप्त का वर्णन कीजिए। तो देखिए सब आपका बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आया था, आप अगर आराम से अगर पढ़े होंगे तो आपने ये सब प्रश्न जरूर किया होगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, स्वपोषी पोषण एवं विषय पोषी पोषण का उदाहरण सहित विभेद कीजिए। तो ये देखिए ये सब आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 10 में क्या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो आपको ये सब लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मानव आहार नली के विभिन्न भागों का कार्य एवं सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए आपको हमने कल के वीडियो में ही मानव में आहार नली का वर्णन कराया था और आपको बताया था कि वो कैसे चित्र बनेगा और उसमें क्या आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का ये पेपर जो होता है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास की होगी तो आप खुद देख रहे होंगे कि कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आया है, काफ़ी इजी प्रश्न है और बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। और आपने जो भी लिखा होगा अच्छा लिखा होगा। तो अब आपका पेपर चाहे जैसा गया हो, आप ज़्यादा घबराइए मत। अभी आपका 2 पेपर बाकी है, सोशल साइंस और हिंदी इंग्लिश का, तो आप उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छे से हम लोग की क्लास को फॉलो किया होगा तो आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आपको देखिए इंग्लिश और सोशल साइंस की तैयारी करनी है तो आपको इस चैनल पे वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।